गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 है, उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हल करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और दोस्तों को शेयर करना और घंटी का आइकन है इसको दबा देना, ताकि नेक्स्ट समय जब भी मैं वीडियो डालूं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलो शुरू करते हैं। पहले लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, प्रतिरक्षी का आकार होता है। जो प्रतिरक्षी या जो एंटीबॉडी होती है उसका आकार अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होता है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा स वाई। याद रहे आपको, प्रतिरक्षी जो होती है उसमें टोटल 4 भुजाएं होती हैं। टोटल कितनी? 4 भुजाएं। 2 भुजाएं छोटी, जैसे एक ये, और 2 भुजाएं हैं वो काफ़ी बड़ी होती है। इस प्रकार आकृति हो गई। तो 2 भुजाएं हैं ये वाली छोटी और 2 भुजाएं काफ़ी बड़ी होती है। तो यहाँ पूछा है प्रतिरक्षी का आकार होता है, तो उत्तर हो जाएगा स वाई आकार का। प्रश्न नंबर 2 है, प्रतिरक्षी कितनी इकाइयों से मिलकर बनी होती है। तो प्रतिरक्षी में टोटल इकाइयाँ कितनी हो गई? यहाँ 4 इकाइयाँ हो गई। तो ऑप्शन हो जाएगा द। 4 इकाइयाँ हैं जो प्रतिरक्षी होती है। इनमें टोटल 2 भुजा छोटी होती है और 2 हो गई बड़ी, तो 2 2 4, और ये अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। निम्न में से प्रतिजन हो सकता है। तो प्रतिजन है वह क्या क्या हो सकता है? प्रोटीन का बना हो सकता है, सही है। ग्लाइकोप्रोटीन का हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का। इन तीनों से मिलकर ही प्रतिजन बन सकता है। तो उपरोक्त हो गया सही। यहाँ द ऑप्शन है वो सही रहेगा। प्रतिजन कोई क्या होता है? वह बाह्य कारक है जो शरीर में प्रवेश करके शरीर को रोगग्रसित कर देता है। साथ ही प्रतिजन के प्रवेश करने पर ही शरीर में जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है, बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन का स्रावण करती है। उसी से फिर प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 4। मानव में कितने प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं? तो मानव में कौन कौन से हैं? RH कैपिटल सी, फिर RH स्मॉल सी, RH डी, RH कैपिटल ई, RH स्मॉल ई। 1 2 3 4 5, टोटल हो गए 5। मानव में 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, बिलिरुबिन जो लीवर में होता है, बनता है, कि अधिकता निम्न में से किस अंग को हानि पहुंचाती है? तो बिलिरुबिन से जिगर, जिसको लीवर कहते हैं, यकृत कहते हैं, तिल्ली, गुर्दे यानी वृक्क है, उपरोक्त सभी। तो ये जिगर को भी, तिल्ली को भी, गुर्दे को भी, तीनों को ही बिलिरुबिन वर्णक है वो हानि पहुंचाता है। तो यहाँ हो जाएगा द ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। RH कारक कितने अमीनो अम्लों का एक प्रोटीन है? तो RH कारक में टोटल 417 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए 417। याद रहे आपको, अमीनो अम्ल ही मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो अपन यूँ कह सकते हैं ना कि प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, और 2 अमीनो अम्लों के मध्य पेप्टाइड बंध पाया जाता है, और बहुत से अमीनो अम्लों के मध्य अपन कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड बंध पाया जाता है। तो प्रोटीन है वह अमीनो अम्ल से मिलकर ही बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, एक निष्प्राण देह से, निष्प्राण देह का मतलब कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी देह निष्प्राण ही रहती है। एक निष्प्राण देह से कितने ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है? तो एक निष्प्राण देह से लगभग 50 लोग हैं, उनकी मदद की जा सकती है।
यूँ समझो इस प्रश्न को कि जब किसी की मृत्यु हो जाए तो वह देह कैसी रहेगी, उसका शरीर निष्प्राण रहेगा। तो उस व्यक्ति में लगभग 50 तरह के अंग पाए जाते हैं कुल, और ये लगभग 50 लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं। तो व्यक्ति के जैसे आँख है, यकृत है, वृक्क है, हृदय है, इस प्रकार जो अंग हैं ये ज़रूरतमंद व्यक्ति है उनकी मदद कर सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, पुरातन काल में ऋषि दहादीची ने समाज की भलाई हेतु किसका दान किया था? ऋषि दहादीची हैं, उन्होंने समाज की भलाई हेतु हड्डियों का दान किया था। तो उन्होंने अपनी जो हड्डियां हैं उनका दान किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न लेते हैं 9 नंबर। प्रतिरक्षात्मक अंग है। प्रतिरक्षात्मक अंग यानी जो शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करेगा। अस्थिमज्जा, बोन मेरो, यह सही है। अस्थिमज्जा है। थाइमस है, थाइमस ग्रंथि, उससे थाइमोसिन निकलता है, हार्मोन भी, ये भी प्रतिरक्षा में है। तो अस्थिमज्जा भी सही है, थाइमस भी, यकृत से भी आते हैं नक वगैरह। तो उपरोक्त सभी यहाँ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। देखो, 2 प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, एक सक्रिय प्रतिरक्षा और एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में बनी बनाई प्रतिरक्षाएं शरीर में प्रविष्ट कराई जाती है, और एक होती है सक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक, सक्रिय प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षा, इसमें क्या होगा कि शरीर के अंदर प्रतिरक्षाओं का निर्माण होता है सक्रिय प्रतिरक्षा में, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में बनी बनाई प्रतिरक्षाएं शरीर में प्रविष्ट कराई जाती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, इसका प्रभाव तुरंत गति से हो जाता है, शरीर में प्रतिरक्षाओं का उत्पादन नहीं होता। जबकि सक्रिय प्रतिरक्षा है, इसमें प्रतिरक्षाओं का निर्माण शरीर के अंदर होता है, तो समय अधिक लग जाता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण कौन सा होगा इनमें? टिटेनस के टीके, ये त्वचा आमाशय आंत्र है, ये तो शरीर के अंदर के अंग है। तो जबकि बाहर से टिटेनस का टीका है, उसमें प्रविष्टि बाहर से ही होती है। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न, देखना। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने अपने शरीर का कौन सा अंग दान किया था? तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने अपनी आँख का जो कोर्डिया होता है उसका दान किया था। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा स, कॉर्निया। इसके बाद है अति लघुतरात्मक प्रश्न है, इनको देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 1 है, माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी का नाम लिखिए। यह प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2018 की परीक्षा है, उसमें आ भी चुका है। देखिए, माँ के दूध में IgA प्रतिरक्षी पाई जाती है। कौन सी? IgA। याद रहे आपको, प्रतिरक्षियाँ टोटल हैं 5 प्रकार की होती है। IgA, IgD, IgE, IgG और IgM। तो माँ के दूध में कौन सी प्रतिरक्षी है? IgA। तो शिशु है, माँ का दूध पिएगा, तो शिशु के शरीर में माँ के दूध से IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रतिरक्षी है, वो प्राप्त होगा। आगे प्रश्न नंबर 2, गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग के उपचार में कौन से टीके का उपयोग किया जाता है? यह प्रश्न भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 में आ चुका है। गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग के उपचार में IgG प्रतिरक्षी है, उनका टीका शरीर में लगाया जाता है। इसे रोहगम प्रतिरक्षी भी कहते हैं। किसको? IgG प्रतिरक्षी का ही क्या नाम हुआ? रोहगम प्रतिरक्षी। इसके बाद है 3 नंबर प्रश्न, RH कारक की खोज किस प्रजाति के बंदर में हुई? यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मॉडल पेपर है 2017-18 का, उसमें दे रखा है। तो RH कारक की खोज है मकाका रिसस, यह बंदर है, तो इसमें हुई थी। प्रश्न नंबर 4 है, डिप्थीरिया व टिटनेस के टीके किस प्रकार की प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं? यह प्रश्न भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मॉडल पेपर में
2017-18 का है, उसमें दे रखा है। डिप्थीरिया और टेटनस के टीके हैं, ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण हैं। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब कि शरीर में बनी बनाई प्रतिरक्षियाँ हैं वो प्रविष्ट कराई जाती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। किसी मनुष्य के रुधिर का जीन प्रारूप i है, तो उसका रुधिर वर्ग लिखिए। इसका रुधिर वर्ग होगा O। देखिए, अगर किसी मनुष्य का ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप कौन सा A है, तो उसमें जीनोटाइप कौन से होंगे, IA या एक हो जाएगा IAIO या IAIO, या इसे IA भी कह सकते हैं, यानी IO की जगह i भी लिख सकते हैं। अगर ब्लड ग्रुप B है तो जीनोटाइप होगा IBIB ओब्लिक IBIO या IB लिख सकते हैं अपन IO की जगह। अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो एक ही प्रकार का जीनोटाइप होगा IAIB, और अगर मनुष्य का ब्लड ग्रुप O है तो जीनोटाइप IOIO होगा, जिसे i से भी निरूपित कर सकते हैं। तो यहाँ II जीनोटाइप है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, O। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं। तो प्रतिरक्षा विज्ञान है, क्या करती है, विज्ञान की कोई शाखा है जिसमें किसका अध्ययन करेंगे, रोगाणुओं के उन्मूलन यानी नष्ट होना, कि रोगाणु कैसे नष्ट हो। रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र में अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। शरीर में जो भी रोगाणु हैं उनको नष्ट करने हेतु शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उनसे संबंधित तंत्र का अध्ययन प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, मानव का शरीर आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता क्यों। देखो, हमें रोगग्रसित होने से बचाता है कौन, प्रतिरक्षा तंत्र है, हमें रोगग्रसित होने से बचा लेता है, क्योंकि हमें प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है, या यूँ कहीं रोगों से लड़ने की क्षमता या प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। तो यही प्रतिरक्षा तंत्र है, क्या करता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। और ये प्रतिरक्षियाँ हैं किससे क्रिया करेंगी, प्रतिजन से। प्रतिजन के कारण ही हम रोगग्रसित हो जाते हैं। प्रतिजन का मतलब वह है बाह्य कारक जो शरीर में प्रविष्ट करके प्रतिरक्षा तंत्र से प्रतिरक्षी बनाने को प्रेरित करता है, प्रतिजन कहलाता है। तो प्रतिजन के प्रवेश करने पर ही प्रतिरक्षा तंत्र है वह प्रतिरक्षियों का उत्पादन करेगा। मानव का शरीर आसानी से रोगग्रसित क्यों नहीं होता है, यह समझ में आ गया होगा। मानव शरीर में प्रतिरोधक क्षमता के कारण यह आसानी से रोगग्रसित नहीं होता, यानी हमें प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 8। IgE यानी इम्यूनोग्लोबुलिन E प्रतिरक्षी प्राथमिक रूप से किन कोशिकाओं पर क्रिया करती है। तो यह प्राथमिक रूप से अपनी जो बेसोफिल और मास्ट कोशिकाएं हैं उन पर क्रिया करती है तथा एलर्जी क्रियाओं में भाग लेती है। जो एलर्जी हो जाए तब कौन सी प्रतिरक्षी भाग लेगी, IgE यानी इम्यूनोग्लोबुलिन E। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, किन्हीं 2 भौतिक अवरोधों के नाम लिखिए। देखिए, भौतिक अवरोधों का मतलब है कि बाहर से जो सूक्ष्म जीव हैं वो अंदर आने से सीधे रोक पाए। तो इनमें एक तो है त्वचा, अपनी जो त्वचा है इसे खाल भी कह देते हैं, ये क्या करती है, बाहर से जो सूक्ष्म जीव है उनको अंदर आने से रोकती है। त्वचा एक प्रकार की हमारे शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति कहलाती है, सबसे पहले यही सूक्ष्म जीवों को अंदर प्रवेश करने से रोकती है। दूसरा है नासिका छिद्रों में पाए जाने वाले पक्षमाभ। अपने नाक के 2 छिद्र होते हैं, इन छिद्रों में पक्षमाभ पाए जाते हैं। ये पक्षमाभ भी क्या करते हैं, जो कोई धूल या जो सूक्ष्म जीव हैं उनको स्वयं चिपका लेते हैं, जिससे अंदर शुद्ध वायु ही अंदर जा पाती है।
यानी सूक्ष्म जीव है, आगे नहीं जा पाते। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अधिकांश जीवाणुओं में एंटीजनी संयोजकता की संख्या कितनी होती है? तो प्रतिजनी संयोजकता की संख्या अधिकांश जीवाणुओं में 100 या इससे अधिक होती है। अगला प्रश्न है प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है क्या कहलाता है? तो याद रहे आपको, जो प्रतिरक्षी है अंग्रेजी के वाई आकार का है, इसके ऊपर इस तरह देखना, यहाँ या यहाँ पर कोई सक्रिय स्थल होता है इसका, और इसी सक्रिय स्थल से प्रतिजन क्रिया करता है। प्रतिजन में भी एक सक्रिय स्थल होता है और प्रतिरक्षी है ये, इसमें भी सक्रिय स्थल होता है। तो प्रतिरक्षी का सक्रिय स्थल है, इसे तो नाम देंगे अपन पैराटोप। देखिए ये या ये, इसे कहेंगे पैराटोप। और प्रतिजन का जो सक्रिय स्थल होता है उसे कहते हैं एपिटोप। जब प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्रिया करते हैं तो प्रतिजन का एपिटोप और प्रतिरक्षी का पैराटोप है, यही क्रिया में भाग लेते हैं और प्रतिजन प्रतिरक्षी सम्मिश्र बनाते हैं। तो यहाँ पूछा है प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर मैंने बता दिया आपको, पैराटोप। ऐसे ही प्रतिजन का पूछा जाए कि प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है तो उससे कहेंगे एपिटोप। नेक्स्ट प्रश्न है कब्जे या हिंज किसे कहते हैं? तो यहाँ पर ये जो वाई आकृति की जो प्रतिरक्षी थी अंग्रेजी के वाई आकृति की, तो यहाँ देखना ये दोनों भुजाएं यहाँ जुड़ रही है, इसी स्थल को नाम दिया है कब्जे या हिंज। प्रतिरक्षियों के वाई स्वरूप में दोनों भुजाओं के उद्गम स्थल को कब्जे या हिंज कहते हैं, तो उसी को नाम दिया है हिंज। अगला प्रश्न है 13 नंबर। वह कौन सा अकेला प्रतिरक्षी है जो माँ के दूध में पाया जाता है? अभी भी ऊपर वाले जो प्रश्न हमने किए उनमें ये आ चुका है IgA, माँ के दूध में पाया जाने वाला अकेला प्रतिरक्षी है इम्यूनोग्लोबुलिन A, और शिशु को यह माता के दूध से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्लाज्मा का कोई एक कार्य लिखिए। प्लाज्मा जानते होंगे आप, रक्त 2 भागों से मिलकर बनता है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा है वह रक्त का 55% भाग बनाता है और रक्त कणिकाएं हैं वह रक्त का 45% भाग हो बनाती है। तो पूछा है प्लाज्मा का एक कार्य, तो प्लाज्मा क्या करेगा, आंतों से शोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी हमारी छोटी आंत में जो रसांकुर या विलाई होते हैं, जो छोटी आंत है उनका जो आंतरिक भाग है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रसांकुर या विलाई होंगे, और ये रसांकुर या विलाई क्या करते हैं, जो सरल पदार्थ है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, आहारी रेशे आदि, इन पदार्थों को ये रसांकुर अवशोषित करके इनको रक्त तक पहुंचा देते हैं। फिर रक्त में कौन, जैसे यहाँ बताया है प्लाज्मा, यह प्लाज्मा है, इसमें वो पोषक पदार्थ घुल जाएंगे और यह प्लाज्मा ही फिर शरीर के विभिन्न भागों में पोषक पदार्थ पहुंचाएगा। फिर शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाएं हैं, इन पोषक पदार्थों को ग्रहण करके और उन पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करती है, तभी उधर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो बाइकार्बोनेट्स के रूप में फिर बंधित होकर फेफड़ों तक आ जाती है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 15। देखिए, कई बार रक्तदान के पश्चात होने वाले रुधिर लयनता का प्रमुख कारण क्या है? कई बार क्या है कि रुधिर लयनता उत्पन्न हो जाती है, कब रक्तदान करते हैं उसके बाद। तो इसका कारण है RH बेजोड़ता। RH बेजोड़ता, देखिए RH बेजोड़ता का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति है उसमें उसका ब्लड RH धनात्मक है, तो इसको जो रक्त मिल रहा है वो भी RH धनात्मक वाला ही मिलना चाहिए। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लगाया है, इसका मतलब उसमें RH कारक उपस्थित है। तो
ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति है, रक्त किससे लेता है? केवल ओ से। तो ओ जिससे रक्त लेता है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब वो भी धनात्मक होना चाहिए। तो आर एस धनात्मक वाला व्यक्ति है, वो आर एस धनात्मक वाले व्यक्ति से ही रक्त ले पाता है। अगर ओ पॉजिटिव वाला है, उसको ब्लड ओ निगेटिव वाले ने दे दिया, तो इसी को आर एस बेजोड़ता कहते हैं, जिससे रुधिर लयनता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 16। रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तादान कितने प्रकार का होता है? नाम लिखिए। तो रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तादान है वो 2 प्रकार का है, समजात आधान और समजीवी आधान। समजात आधान में क्या होता है? जब एक व्यक्ति है, उसके शरीर में किसी अन्य व्यक्ति के रक्त का आधान होता है, तो उसे समजात आधान कहते हैं। आधान के समय है एबीओ रुधिर है, उनको मिला लिया जाता है, यानी उस व्यक्ति को किस व्यक्ति का, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप है उसका और कौन से ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति उसको रक्त दे सकता है, इन सब का मिलान कर लिया जाता है। तो समजात आधान का मतलब कि उसी जाति का दूसरा जीव है उसका आधान। जैसे एक मनुष्य में रक्त किसी दूसरे मनुष्य के शरीर का आएगा, दूसरे व्यक्ति के शरीर के रक्त का आधान होगा, तो वो समजात है। समजीवी आधान का मतलब कि वह व्यक्ति है उसी के संग्रहित रक्त का आधान होगा, यानी वो व्यक्ति सोचता है कि कभी भविष्य में उसको रक्त की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो चिकित्सक के पास जाकर और ब्लड बैंक में अपना रक्त है वही निकलवा कर स्टोर करवाएगा, और जब भविष्य में उसको रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो वही रक्त उसके शरीर में वापस चढ़ा दिया जाएगा, तो उसे समजीवी आधान कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 17। जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई उत्तक या अंग का दान करना क्या कहलाता है? तो इसी को नाम देते हैं अंगदान। कोई जीवित या मृत व्यक्ति, यहाँ जीवित व्यक्ति से तात्पर्य जिसकी दिमागी मृत्यु हो चुकी हो, जैसे कोई कोमा वगैरह में चला जाए और कुछ ही दिनों में मरने वाला होता है, तो उस स्थिति में भी उनके अंग हैं कई बार निकाले जाते हैं, या व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस स्थिति में भी उसके जो अंग हैं उनको निकालकर और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। जैसे आँख है, आँख में भी पूरी आँख का दान नहीं होता, केवल कॉर्निया है, तो आँख का कॉर्निया हो गया, यहाँ यकृत हो गया, वृक्क है, हृदय है, आदि का दान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? देखो, सर्वग्राही का मतलब कि ऐसा रक्त समूह है वाला व्यक्ति जो सब रक्त समूह वाले से रक्त ले सकता है, तो वो है ए बी रक्त समूह है। ए बी वाला ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए और बी यानी ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। तो ए बी रक्त समूह है, यह सबसे रक्त ले सकता है, इसलिए ए बी रक्त समूह को सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कहा गया है। यह ए से भी ले सकता है, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी, पर यह रक्त देगा केवल किसको? ए बी को ही। ए बी वाला ए बी को ही देगा, पर ले सबसे सकता है, इसीलिए इसे सार्वत्रिक ग्राही या यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर मुख्य रूप से कितने प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं? तो मुख्य रूप से हैं 2 प्रकार के प्रतिजन, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी, और इन्हीं प्रतिजनों के आधार पर रक्त समूह है वो 4 प्रकार का होता है। अगर रक्त समूह ए है तो उसमें प्रतिजन कौन सा होगा? ए ही। अगर रक्त समूह बी है तो उसमें प्रतिजन होगा बी। अगर रक्त समूह ए बी है तो उसमें प्रतिजन ए और बी दोनों होंगे, और अगर रक्त समूह ओ है तो उसमें प्रतिजन नहीं होगा। इसी प्रकार प्रतिरक्षियों का भी आप समझ सकते हो। अगर रक्त समूह ए है तो प्रतिरक्षी होगा उसमें बी, अगर रक्त समूह बी है तो प्रतिरक्षी होगा ए, और अगर ए बी रक्त समूह है तो उसमें प्रतिरक्षी नहीं होगा। और
ओ रक्त समूह है तो उसमें प्रतिरक्षी ए व बी दोनों होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, प्लाज्मा का कार्य लिखिए। ये प्रश्न रिपीट है, पहले भी आ चुका है। प्लाज्मा क्या करता है, अपनी जो आंतें हैं, छोटी आंत जो, उसमें जो रसांकुर होते हैं, ये रसांकुर छोटी आंत में पोषक पदार्थों को अवशोषित करने का काम करते हैं। पोषक पदार्थ कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, आहारी रेशे, ये सब। तो रसांकुर इन पोषक पदार्थों को अवशोषित करके रक्त में छोड़ देते हैं। फिर रक्त में जो प्लाज्मा है, यही प्लाज्मा इन पोषक पदार्थों को परिवहित करता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक लेकर जाता है। और साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों से जो हानिकारक पदार्थ निकलते हैं वो भी प्लाज्मा ही परिवहित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सफल रक्तदान तथा आनुवांशिक रोगों के निदान हेतु किसकी आनुवंशिकता का ज्ञान परम आवश्यक है कि रक्तदान है वो सफल हो सके और आनुवंशिक रोगों का निदान भी हो सके। इसके लिए आनुवांशिकता का ज्ञान बहुत आवश्यक है। अगर इसका ज्ञान होगा तभी रक्तदान और आनुवंशिक रोगों का निदान है वो हो पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मृत्यु के कितने घंटों के भीतर देह को नेत्रदान हेतु काम में लिया जा सकता है? तो जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके 6 से 8 घंटे के भीतर देह को नेत्रदान हेतु काम में लिया जा सकता है। 8 घंटे के बाद ज़्यादा समय हो जाए तो उस मृत देह से कॉर्निया है वो नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि कॉर्निया की लगभग कोशिकाएं हैं वो नष्ट होने लग जाती है। ऑक्सीजन से उनको ऑक्सीजन का परिवहन ही नहीं होगा तो उनको ऊर्जा नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में वो फिर काम नहीं करती। तो जैसे ही मृत्यु हो जाए तो चिकित्सकों द्वारा मृत्यु के 6 से 8 घंटों के भीतर ही नेत्रदान हेतु नेत्र है वो निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।